आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में टैक्स बढ़ोतरी पर सियासी गर्मी, नगर निगम दफ्तर बना विरोध का अखाड़ा, संपत्ति कर वृद्धि को जल्द वापस लेने की चेतावनी। बकाया न चुकाने पर दुकानों की होगी सीलिंग, कलेक्टर की बैठक में वसूली के दिए गए थे निर्देश, सिविल सर्जन ने जारी किए थे नोटिस। सरकारी भवनों में बंद पड़े सोलर सिस्टम, मेंटेनेंस की कमी से बेकार हो रही योजना, ग्रीन एनर्जी का सपना अधूरा। अंबेडकर जयंती से पहले रैली का आयोजन, युवाओं ने दिया सामाजिक समानता का संदेश, विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाई जाएगी जयंती। परशुराम जन्मोत्सव पर 4 दिवसीय आयोजन, महिला मंडल की ओर से कार्यक्रमों की श्रृंखला, 18 अप्रैल को लगेगा मेडिकल मेगा चेकअप कैंप। मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण महिला मंडल की ओर से इस वर्ष भी परशुराम जन्मोत्सव बड़े उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 4 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई है, जिसमें महिला मंडल की ओर से 3 दिवसीय विशेष आयोजन शामिल है। महिला मंडल की अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के प्रथम दिवस पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में ब्यूटी दीक्षा वर्कशॉप ली गई। इस 2 घंटे की कार्यशाला में प्रतिभागियों को स्किन केयर, हेयर केयर और आत्म प्रस्तुति से संबंधित महत्वपूर्ण ब्यूटी टिप्स दिए गए। इसके साथ ही आज मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक प्रतियोगिता ने कार्यक्रम को और आकर्षक बना दिया। इसके अलावा कार्यक्रम के अंतिम चरण में 18 अप्रैल को एक मेडिकल मेगा चेकअप कैंप भी आयोजित किया जाएगा। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हमारे आराध्य श्री परशुराम जन्मोत्सव को यहाँ मनाया जा रहा है। 4 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें महिला मंडल की तरफ से 3 दिवस का कार्यक्रम है। पहला आज का प्रथम दिवस है, जिसमें एक हमने ब्यूटी सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें केश सज्जा प्रतियोगिता है, डांस प्रतियोगिता है, फन गेम है और बच्चों के लिए 1 मिनट गेम है और बच्चों की प्रतियोगिताएं हैं। महिलाओं का और गर्ल्स का डांस प्रतियोगिता है, एकल भी है और युगल डांस है। परशुराम जी का जन्मोत्सव बहुत अच्छे से हम मना रहे हैं। साधना तिवारी जी ने मुझे इसमें ब्यूटी सेमिनार के लिए बुलाया था, जिसमें पर्सनल केयर, हेयर केयर और मैंने लाइव मेकअप का सेशन दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके सभी बहनों ने बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से मन लगा के सीखा है। मैं साधना जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से एक दिन पहले राजनांदगांव में युवाओं द्वारा भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और पूरे शहर में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। रैली की शुरुआत अंबेडकर चौक से सुबह 8 बजे की गई, जो शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए सिविल लाइन स्थित मंगल भवन में जाकर संपन्न हुई। रैली के दौरान युवाओं ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और सामाजिक समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर शाम 4 बजे शहर के लगभग 22 वार्डों से भव्य रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनका समापन भी सिविल लाइन स्थित स्थल पर होगा। इस अवसर पर प्रेरणादायक उद्बोधन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी प्रस्तावित है। आयोजकों ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को लेकर पूरे शहर में व्यापक तैयारियां की गई है और इसे विश्व ज्ञान दिवस के रूप में उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर पूरी दुनिया में विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और हम राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं और राजनांदगांव में जो है आज 13 अप्रैल 14 अप्रैल के एक दिन पूर्व जो है सुबह 8 बजे से रैली निकली हुई है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक से निकल करके शांतिनगर, शंकरपुर, लखोली और पूरा शहर भ्रमण करते हुए
अंबेडकर सिविल लाइन भवन में जाकर के इसका समापन होगा और वहां पर सभी कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। कल 14 अप्रैल को शाम 4 बजे पूरे वार्डों से लगभग 22 वार्डों से 22 झांकियां, भव्य झांकियां जो है रैली के माध्यम से निकलेगी और यह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिविल लाइन में जाकर के इसका समापन होगा। सेन समाज अपने आराध्य भक्त शिरोमणि सेन महाराज की जयंती कल मंगलवार को धूमधाम से मनाएगा। यह भव्य आयोजन मंदिर प्रांगण एवं ऊर्जा पार्क में आयोजित किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जयंती उत्सव से पूर्व आज सेन समाज द्वारा शहर में एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। यह रैली भदौरिया चौक से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई शीतला मंदिर पर संपन्न हुई। रैली में बड़ी संख्या में समाज के युवाओं एवं सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन समिति के अनुसार कल होने वाले जयंती कार्यक्रम में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना एवं सामाजिक एकता का संदेश दिया जाएगा। पूरे शहर में उत्सव को लेकर धार्मिक माहौल बना हुआ है। सबको सेन जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज शोभा यात्रा निकाली गई है। यहाँ पे शीतला मंदिर प्रांगण पर शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा और कल 14 अप्रैल को हमारे सेन जी महाराज जी की जयंती है। इस उपलक्ष्य पर कर हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम है, अतिथियों का सम्मान है। हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय सांसद महोदय जी संतोष पांडे जी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, नगर निगम अध्यक्ष उपस्थित हो रहे हैं, साथ में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और श्रीमती कुमारी मोना सेन जी यहाँ पर आ रही हैं। ऐसे इस बड़े बड़े अतिथियों का यहाँ पर हमारे सेन समाज द्वारा सम्मानित। आप सभी लोगों के आपके माध्यम से पूरे शहर वासियों को सेन जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। आज हमारे प्रभु इष्ट देव श्री सेन जी महाराज नंदा महाराज जी का जन्म उत्सव है और आज से 726 वर्ष पूर्व हमारा सेन जी महाराज जी का इस सृष्टि पर प्रादुर्भाव हुआ था, अवतरण हुआ था। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज सर्व सेन समाज के द्वारा आज यह शोभा यात्रा जयंती पूर्व शोभा यात्रा का आयोजन यहाँ पे रखा गया है सहदेव नगर अपने सेन समाज भवन से। 5 अप्रैल 2026 की रात राजनांदगांव के मोतीपुर अंडरब्रिज में साहिल खान नाम के एक युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। प्रार्थी साहिल खान ने आरोप लगाया है कि आदतन बदमाश भरत बंसोड़ राज सहित अन्य लोगों ने उस पर हमला किया, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई। हमले में साहिल खान के सिर पर गंभीर चोट लगने से टांके भी लगे हैं। इस संबंध में प्रार्थी का कहना है कि मामले में विवेचक द्वारा आरोपियों को बुलाकर हल्की धाराओं में छोड़ दिया गया है, जिससे वह संतुष्ट नहीं है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के बाद भी आरोपियों द्वारा उसे धमकाया गया और कहा गया कि अगर वह पीछे नहीं हटा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसी मामले में उचित कार्रवाई की मांग को लेकर अजित जोगी युवा मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय वार्डवासी चिखली चौकी पहुंचकर विरोध दर्ज कराएंगे। साथ ही वे नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी ज्ञापन सौंपने की बात कह रहे हैं। 5 तारीख को 5 अप्रैल को इसी महीने ये व्यक्ति घर जा रहा था, इसको रास्ते में रोक के गाली गलौज करके इससे मारपीट के उसके एक दिन पूर्व में इसने इसके घर पहुंच के पत्थरबाजी करे थे। ये कंप्लेन किया था फोन में टीआई साहब को। उसके बाद टीआई साहब ने आश्वस्त किया मैं बोलूँगा। दूसरे दिन सुबह तक कुछ नहीं हुआ तो इसको लगा कि सब चीज़ें हो गई है। उसके बाद दूसरे दिन इसको रोक के गैंग वार्ड रोक के इसको ग्रुप में मारे हैं। इसने जिसको देखा जो साथ में रहते हैं, इसने आके ये चक्कर खा के गिर पड़ा वहाँ पे। पड़ोसी लोग इसको लेकर के आए, इनको नॉलेज नहीं था। पहले कोतवाली थाना गए, कोतवाली थाना के बाद पुलिस वाले लोग मुलाजा करवाए वहाँ के और चिखली थाना लेकर के आए। यहाँ कंप्लेन दर्ज हुई थी। हमने बोला कि जो वास्तविकता में इसको चोट लगी है आप उस धाराओं के आधार पर कार्रवाई करें। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा संपत्ति कर में की गई हालिया बढ़ोतरी ने शहर की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस फैसले के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल ने जोरदार मोर्चा खोलते हुए नगर निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। सुबह से ही निगम परिसर के बाहर माहौल गर्म रहा। पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर धरना दिया और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बढ़ा हुआ संपत्ति कर सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर चोट कर रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। धरने के दौरान पूरा क्षेत्र राजनीतिक नारों और विरोध की गूंज से भर गया। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। इस दौरान कांग्रेस पार्षद दल ने साफ चेतावनी दी है कि अगर संपत्ति कर वृद्धि को जल्द वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
भाजपा सरकार आती है, जनता को सताने का काम शुरू कर देती है। इनके पास दारू भट्टी खेलने के लिए पैसे हैं, लेकिन नगर निगम को देने के लिए पैसे नहीं है। और नगर निगम बेतहाशा वृद्धि कर दी है संपत्ति करके। मेरे कार्यकाल में हमने 1 रुपए भी संपत्ति कर का नहीं बढ़ाया, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तब से बेतहाशा वृद्धि कर दी है। दिक्कत तो यह है कि प्रथम तल का जो संपत्ति कर है उसी के आधार पर द्वितीय तल तृतीय तल का किया गया है। जमीन की जो दर है उसके अनुसार वृद्धि करते चले गए। 6% से लेकर 20% की वृद्धि सुनने में आ रहा है, पता नहीं अमूमन कितनी वृद्धि हुई है। इस प्रकार जो तानाशाही की जा रही है वो बहुत ही दर्दनाक है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको भागीरथी नल दिया था कांग्रेस के समय, और उनका टैक्स मिनिमम था 600 रुपए, आज उसको भी 2400 किया जा रहा है। जब उसका परिवार खाली निराश्रित पेंशन पे चलता, वो व्यक्ति कैसे पटाएगा। नगर निगम द्वारा अचानक से एक गोपनीय बैठक करके प्रस्ताव पारित करके जनता पर बोझ डाला गया है। हम लोग चाहते हैं कि नगर निगम उस टैक्स को कम करे जो अचानक से महापौर जी और उनके महापौर परिषद ने लागू किया है। इससे सीधे तौर पर लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ आएगा। पहले जहां टैक्स 100 रुपए आता था, अब वहां 300 रुपए टैक्स आएगा उदाहरण के तौर पर। तो इस तरह से जहां पर कलेक्टर दर से स्लैब लेकर और गलत तरीके से संपत्ति कर वृद्धि इन लोगों ने किया है। चुनाव के समय नगर निगम का चुनाव था और विधानसभा का जब चुनाव था तो ये लोग कहते थे कि हम नगर निगम का संपत्ति दर को कम करेंगे, और जैसे ही चुनाव जीत गए उसके बाद से इन लोगों ने संपत्ति दर को बढ़ाने का काम किया है। नगर निगम की स्थिति बहुत खराब है। ना तो जनता को आप स्वच्छ जल दे पा रहे हैं पीने के लिए, ना ही आप जनता को मूलभूत सुविधाएं दे पा रहे हैं। देखिए, इन्होंने हमारे नगर निगम में महापौर ने संपत्ति कर जो विषय लाया था, उस पिछले सामान्य समय इन्होंने गोल मोल जवाब से लाया था कि शासन के वहां से आया है और कलेक्टर कि उसमें गाइडलाइन पे यहाँ संपत्ति कर लेना है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि किस आधार पे और कितने उसमें परसेंट में लोगों को टैक्स लगेगा। बाद में हमको सर्कुलर जब पता चला तो इसमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि कर दी गई है। आप टैक्स बढ़ाना चाहते हो, एक बढ़ाइए, ऐसा बढ़ाइए टैक्स जिसमें जनता देने को सुविधा हो, दे सके, ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो 2 गुना 3 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया है। जो आज 3000 पटाता था साल में, वो आज उसको 9000 पटाना है। जो 5000 पटाता है उसको 15000 पटाना है। स्वर्गीय सेवाराम आहूजा की पावन स्मृति में चेंबर ऑफ कॉमर्स राजनांदगांव एवं पूज्य सिंधु पंचायत हेमू कालानी नगर के सानिध्य में चलित प्याऊ शुद्ध पेयजल सेवा का शुभारंभ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन समाज के प्रमुख गणमान्य जनों द्वारा किया गया, जिसमें मनशाराम मोटलानी सहित अन्य प्रमुख समाज सेवी शामिल रहे। इस अवसर पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कमलेश बैद सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अतिथियों ने इस जल सेवा कार्य की सराहना करते हुए इसे समाज हित में अत्यंत उपयोगी पहल बताया। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में चलित प्याऊ जैसी सेवाएं आमजन को राहत प्रदान करेंगी और सामाजिक सहयोग की भावना को और मजबूत करेंगी। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव स्थित जिला चिकित्सालय परिसर में संचालित दुकानों के लंबे समय से बकाया किराए को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जानकारी के मुताबिक बकाया राशि जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ अब सीलिंग की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। कलेक्टर की अध्यक्षता में 11 मार्च 2026 को आयोजित जीवन दीप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वर्षों से किराया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों को अंतिम नोटिस जारी कर वसूली की जाए। इसके बाद सिविल सर्जन द्वारा नोटिस जारी किए गए, लेकिन कई दुकानदारों ने निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं किया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अंतिम नोटिस के बाद भी जो दुकानदार बकाया राशि जमा नहीं करेंगे, उनकी दुकानों को सील करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वसूली कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और सभी कार्रवाई नियम अनुसार सुनिश्चित की जाए।
जी, दिनांक 11/3/2026 को जीवनदीप समिति के अध्यक्ष माननीय जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में जीवनदीप समिति की बैठक गठित की गई थी जिला चिकित्सालय में, जिसमें निर्णय लिया गया था कि जो लंबे समय से और जिनका बहुत ज़्यादा बकाया राशि है, वो सब समय पे अपना क्लियर करें। कई दुकानदार ऐसे हैं जो पिछले 11-11 सालों से जिन्होंने जमा राशि नहीं करी है और दुकान भी जो है वो अन्यत्र किसी और के नाम से स्थानांतरित करके संचालन किया जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के जीवनदीप समिति की बैठक में डिस्कशन हुआ था। उसके बाद फिर ये निर्णय लिया गया था कि बकाया राशि जो है वो वसूली जाएगी। अंतिम नोटिस इनको दिया जा चुका था, लेकिन अंतिम नोटिस प्राप्ति के बावजूद कई ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने अभी तक राशि को वापस नहीं किया, जमा नहीं करवाया। तो उनके लिए हमने फिर से एक नोटिस निकाला है और एक बैठक इनके लिए आयोजित की गई है, की जाएगी 18 तारीख को, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि भाई वैसे निर्देशानुसार इनकी दुकानों को सील करने का निर्णय लिया गया था, उस संबंध में इनको अवगत कराकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो सूरज से बिजली बनाने का दावा था वो सिस्टम की धूल में दबकर रह गया है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जहां घर घर में सौर ऊर्जा पहुंचाने का सपना दिखा रही है, वहीं राजनांदगांव में यही योजना सरकारी लापरवाही की धूप में झुलसती नजर आ रही है। शहर के कई सरकारी भवन जहां लाखों रुपए की लागत से सोलर पैनल लगाए गए थे, आज वहां तस्वीर बिल्कुल उलट है। कहीं पैनलों पर मोटी धूल की परत जमी है तो कहीं सिस्टम पूरी तरह ऑफ मोड में पड़ा है। सवाल यह है कि जब सरकारी इमारतों की छत पर लगे सोलर सिस्टम ही बेदम पड़े हैं तो आम जनता को ग्रीन एनर्जी का भरोसा कौन दिलाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर नियमित मेंटेनेंस और निगरानी होती तो ये सोलर सिस्टम आज भी बिजली बचा रहे होते, न कि सरकारी खर्च पर सवाल खड़े कर रहे होते। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद उत्पादन ठप होना अब सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा ये सोलर पैनल जो योजना है ये टोटल फ्लॉप है, सक्सेस नहीं है। आज आप देख लीजिए जहाँ भी उन्होंने लगाया है, चाहे दिग्विजय कॉलेज हो, चाहे शासकीय बिल्डिंग में हो, अन्य जगह जहाँ भी हो, फेल हो चुके हैं, बंद हो गए। और जो लोग लगाए हैं उनके यहाँ तो केवल ये सब्सिडी देने का एक बहाना है। ये सब्सिडी देने का बहाना नहीं है। मोदी जी ने अपने राइट लेफ्ट हैंड है ना अंबानी अडवाणी उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये योजना यहाँ ला है और जनता को ठगी महसूस होगी। आगे जनता घर का ना घाट कराएगा। ये इधर छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन होती है, जिस छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन होती है वहाँ बिजली दर तो कम होना चाहिए। हमारी सरकार ने 200 यूनिट तक कम की थी, लेकिन ये लोग उसको बंद करके अब ये सोलर पैनल योजना को जो ला रहे हैं सब्सिडी देने के बहाने, ये फेल हो चुकी है। सरकार बढ़ती महंगाई को ध्यान रखते हुए तमाम लोगों को कहीं पे बिजली की शिकायत है, कितना बिल बढ़ गया, इतना बिल आ गया, उनको दूर करने के लिए सरकार ने सोलर पैनल का जनता से अपील किया कि अपने छतों में अपने घर पे लगाए और कम से कम शून्य बिजली, आपको बिजली बिल पटाने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसे शून्य बिजली बिल उसमें आएगा और आपको जितना जो पैसा लगाओगे वो सरकार के माध्यम सब्सिडी के माध्यम से फिर से आपके खाते में उतने पैसे आएगा। तो सोलर तो अच्छी चीज है और कहीं यदि बंद पड़ा तो विभाग की गलती है, उन्हें बनाना चाहिए, रिपेयरिंग करना चाहिए। और सोलर जो लग रहा है उसमें गारंटी भी है, गारंटी के साथ साथ उसमें जो लग रहे पैनल उसमें से ध्यान रखना पड़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक छुईखदान शाखा में पेंशनर्स संघ के सदस्यों के लिए वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बैंकिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई, जिसमें बैंक फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट जैसी बढ़ती समस्याओं और उनसे बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में खैरागढ़ से आए एफएलसी और शाखा प्रबंधक ने पेंशनर्स को ऑफलाइन बैंकिंग सुविधाओं, पेंशन संबंधी सेवाओं एवं बैंक ऋण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। सभी अधिकारियों ने डिजिटल बैंकिंग के सुरक्षित उपयोग पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर पेंशनर्स संघ छुईखदान के सदस्यों ने स्टेट बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार एवं कार्यकुशलता की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। क्षेत्र के ग्राम बिटाल में गांव चलो घर चलो अभियान के तहत बरगद के पेड़ के नीचे जन चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।
इस दौरान अपने संबोधन में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार भी ग्रामीण विकास और जन कल्याण की योजनाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचा रही है। इस मौके पर महतारी वंदन योजना के लाभार्थी महिलाओं और बुजुर्गों को शॉल, गमछा और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चुरिया में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत 12 अप्रैल से सरस्वती शिशु मंदिर खूंटा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बूथ अध्यक्ष, मंडल एवं जिला पदाधिकारी सहित विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा एवं योजनाओं की जानकारी देना रहा। प्रशिक्षण शिविर के प्रथम सत्र में महापौर मधुसूदन यादव ने संगठन की मजबूती और जनसंपर्क के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं दूसरे सत्र में खूबचंद पारख ने पार्टी की कार्यप्रणाली और अनुशासन पर मार्गदर्शन दिया। वहीं 5वें सत्र में सांसद संतोष पांडे ने केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों पर विचार व्यक्त किए। शिविर के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सभी ने संगठन को मजबूत बनाने और जनसेवा के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प लिया। जिले के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति डोकरा भाटा में कथित बड़े वित्तीय घोटाले का मामला सामने आया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि उनके नाम पर बिना वास्तविक लेन देन के खाद और केसीसी के तहत 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का अतिरिक्त कर्ज दर्ज कर दिया गया है। इसी कड़ी में सैकड़ों किसान देवराज किशोर दास के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। दरअसल पीड़ित किसानों का आरोप है कि सेवा सहकारी समिति डोकरा भाटा के तत्कालीन प्रबंधक विवेक कुमार मिश्रा और वर्तमान प्रभारी जगमोहन जोशी ने मिलीभगत कर फर्जी तरीके से उनके खातों में अतिरिक्त खाद और ऋण राशि दर्ज की। किसानों का कहना है कि उन्होंने जितनी सामग्री ली भी नहीं, उससे कहीं अधिक राशि की वसूली का दबाव बनाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरेंद्र ठाकुर ने तत्काल जांच टीम गठित कर दी है और संबंधित अधिकारियों को 2 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। पर्ची काटे हैं और काटे के बाद खाद भी नहीं दिए है। अब खाद देख बाद वो कर्ज खाद नहीं दिए है और कर्जम समझ कर्ज वसूल कर ली और जाने पर क्या बोलता है वो मिश्रा जाने। हाँ, मिश्रा हमारे सभी सेवक है। अच्छा, अभी जो है 24-25 का मैं पैसा पटा चुका हूँ, अभी उसका कर्जा निकाल रहा है। जिसका रसीद हो उसका पावती मेरे पास है, मैं रसीद दिखा सकता हूँ। जांच में तो गए थे ना? जांच में गए, आवेदन दिया है, आया है जांच, कोई संतुष्टि नहीं मिला उससे। अभी क्या चाहते हैं भाई? इसका जांच चाहिए और हमारा पैसा वापस चाहिए। अब अभी जब किसान लोग जब गए थे ना अपने हिसाब किताब कराने, तब पता चला है कि जबकि एक विषय ये भी है कि 1 बोरी लेने पर थम लगाते हैं, लेकिन 25 बोरी 50 बोरी जब काटे तो थम की जरूरत सोसाइटी को क्यों नहीं पड़ा, ये भी एक जांच का विषय है। और उससे जब थम नहीं लगा है तो बैंक कैसे उसको संयोजन भी कर दिया, ये भी एक जांच का विषय है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका जांच निष्पक्ष हो और अच्छा हो, ताकि किसानों का कर्ज बढ़ाया जा सके और उन लोग को खाद बीज भी मिल सके। ये कहना समय लगभग कितने किसानों के साथ? लगभग 200 किसानों के साथ धोखाधड़ी हुआ है। इसमें हमारे साथ फ्रॉड हुआ है डोकरा भाटा सोसाइटी से, और इसमें सबसे बड़ा हाथ जगमोहन का है, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर है, वर्तमान में भी है। वो पहले मिश्रा था, मिश्रा सस्पेंड हो चुका है और सस्पेंड होने के बाद पूरा दावेदार मिश्रा के हाथ में, जगमोहन के हाथ में था। तो जगमोहन के हाथ से हम केसीसी लोन लिए हैं, खातू भी लिए थे और पूरा कर्जा उसी के हाथ में पटाया है। जब वर्तमान में अभी जब हिसाब करवाने गए ना, तो जगमोहन बोला कि ये हिसाब में कर्जा आया है कि इसको आपको पटाना पड़ेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि आपके हाथ से जब कर्जा लिए हैं, पैसा आपके हाथ में ही पटाया है, तो इसमें मिश्रा कहाँ से आ गए बीच में? डोकरा भाटा सोसाइटी है, वहाँ पर किसानों के साथ कम से कम 8 गांव के किसानों के साथ वहाँ धोखाधड़ी हुआ है। वहाँ लोगों को आधा एकड़ 1 एकड़ किसान जैसे 1 बोरा 2 बोरी रहते हैं खाद, उन लोग 25 बोरी खाद 50 बोरी खाद इतना खाद अपने कंप्यूटर में दर्ज कर दिए हैं। और ये खेती का समय है,
किसान लोग अभी गए कि हम लोग के पास कर्जा तो है नहीं, तो उन लोगों को पता चलता है कि उन लोग का 25 बोरी 50 बोरी, कोई का 25,000, 1 लाख 2 लाख तक का उन लोग का भी खाता में अभी उधारी चढ़ा हुआ है, मतलब सीसी लोन चढ़ा हुआ है। तो उसके कारण लोग आगे खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी जानकारी हम लोग को हुई, इसमें सज्जाद खान जी, दीपक वैष्णव जी, हम सब किसान अध्यक्ष हूँ मैं देवराज किशोर, हम लोग उस सोसाइटी में गए तो हम लोग को पता चलता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।